हेलो एवरीवन। बीपीएससी 67 एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपकी सफलता में थोड़ा सा भागीदार बनने के लिए एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट बुकलेट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप देख लीजिए ये टेस्ट बुकलेट। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने निम्न में से किसके साथ मिलकर डिजिटल कौशल कार्यक्रम डीजी सक्षम का शुभारंभ किया है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ किया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? चीन के खिलाड़ी ने जीता, राइट ऑप्शन बी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में यांग कियान, चीन की यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता। यांग ने महिलाओं की 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में यह पदक जीता। पहला रजत पदक किसने जीता? पहला रजत पदक रूस की अनास्तासिया गैलेसिना ने जीता। पहला कांस्य पदक किसने जीता? स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टेन ने जीता। भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने जीता 49 किलोग्राम वर्ग के भारोत्तोलन में रजत पदक। नेक्स्ट, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के दो स्थल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर भी जिसे कहा जाता है, तथा धौलावीरा को अपने किस सत्र के दौरान विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो 44वें सत्र के दौरान, राइट ऑप्शन डी है। यूनेस्को ने अपने 44वें सत्र के दौरान रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। इस मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार 1213 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनानायक रामचंद्र रुद्र ने इसका निर्माण कराया। इस मंदिर के वास्तुकार रामप्पा हैं, इसलिए इस मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में सैंडबॉक्स तकनीक का प्रयोग हुआ है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में खादिर बेट नामक द्वीप पर अवस्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1967-68 में जेपी जोशी ने की। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का पहला अनाज एटीएम ग्रेन एटीएम निम्न में से कहां स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, राइट ऑप्शन ए है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का पहला अनाज एटीएम फर्रुखनगर जिला गुरुग्राम हरियाणा के में जुलाई 2021 में किया गया। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। इस मशीन से अनाज प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर अंकित करना होता है। यह मशीन टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से युक्त है। वर्तमान में इस मशीन द्वारा चावल, गेहूँ एवं बाजरा का ही वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना? हिमाचल प्रदेश बना, राइट ऑप्शन डी है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा ई कैबिनेट आईडी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ई विधानसभा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। ई बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में निम्न में से कौन प्रधानमंत्री के रूप में नवनियुक्त हुए हैं? शेर बहादुर देउवा नवनियुक्त हुए हैं, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 के अनुसार निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषाएं हैं? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी हैं, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 5 नए अस्थायी सदस्यों को चुना गया, जो हैं कौन कौन हैं? तो वो है अल्बानिया, घाना, गैबन, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राज़ील, राइट ऑप्शन डी है। जून 2021 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अल्बानिया, घाना, गैबन, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राज़ील को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों के साथ 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अल्बानिया अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कृषि की विकास दर 3.9 रही। 3.9, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो राइट ऑप्शन ई होगा। वहीं बिहार की विकास दर जो है 2.5% रही। 2021-22 में देश का विकास दर 7.25% रहा। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं, राइट ऑप्शन सी है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। इस आयोग का अध्यक्ष कोई भूतपूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं। किस अधिनियम के अनुसार? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार इस आयोग का अध्यक्ष कोई भूतपूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही होता है। इस आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। नेक्स्ट, 44वां शतरंज ओलंपियाड किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में आयोजित किया जाएगा, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, आज़ादी, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन नामक निबंध संग्रह निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। यह दुर्घटना किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट कोयले का संचित भंडार में शीर्ष राज्य कौन है? लिग्नाइट कोयले के संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों में तमिलनाडु शीर्ष पे है, राइट ऑप्शन सी है। कोयले के कुल संचित भंडार तथा प्रमाणित भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है, राइट ऑप्शन सी है। राज्य में बालिका शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। इस पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के लोग करेंगे। नेक्स्ट, लेमिटिये संयुक्त सैन्याभ्यास 2022 भारत एवं किस देश के बीच में संपन्न हुआ? तो लेमिटिये संयुक्त सैन्याभ्यास 2022 भारत एवं सेशल्स के बीच में संपन्न हुआ। किसके बीच? भारत एवं सेशल्स, राइट ऑप्शन डी है। सेशल्स पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 115 द्वीप है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कैलेंडर 2022 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को 4.4% से घटाकर कितना कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को 4.4% से घटाकर 3.6% कर दिया, यानी 4.4% से घटा करके 3.6% कर दिया, राइट ऑप्शन ए है यहाँ पे। इस अनुमान के आंकड़े आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट विश्व आर्थिक आउटलुक में प्रकाशित किया, जबकि विश्व बैंक ने वैश्विक विकास दर के अनुमान को घटाकर 3.2% कर दिया है। नेक्स्ट, बिहार का एकमात्र तितली उद्यान किस जिला में स्थित है? तो पटना में स्थित है, पटना के किलकारी भवन में है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऊपर से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा किस ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया है? अगस्त 2021 में बिहार सरकार ने जहानाबाद के धनरई गांव को बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा, जहानाबाद का धनरई गांव। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में भारत ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? जून 2021 में अर्जेंटीना के साथ समझौता हुआ है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट,
नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में सर्वोच्च स्थान किस राज्य का रहा? नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में केरल को 75 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राइट ऑप्शन सी है। 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। किसको? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को कितने अंकों के साथ? 74 अंकों के साथ सेकंड रैंक प्राप्त हुआ, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। नेक्स्ट, सूर्य किरण का 15वां संस्करण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल ने किस स्थान पर किया? तो ये हुआ था सितंबर 2021 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश में चलाई गई है, ये सही है, सही मैच है ये। आकाश से दवा परियोजना तेलंगाना में शुरू की गई है, ये भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, ये सही है। यंग टैब योजना क्या लद्दाख में शुरू की गई है? यस, लद्दाख में शुरू की गई है। तो सभी करेक्टली मैच्ड हैं। सो 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारतीय बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा किस स्थान पर देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो गुजरात के कच्छ में किया जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण किस राज्य ने प्रदान किया है? तो वो राज्य है कर्नाटक। राइट ऑप्शन बी है। कर्नाटक पहला राज्य है जो सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देगा। नेक्स्ट, किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा, ऑडियोमीटर। क्रोनोमीटर से क्या किया जाता है? क्रोनोमीटर एक टाइमिंग डिवाइस है जो समुद्री यात्रा में अक्षांश एवं समय के लिए प्रयुक्त होता है। ऑडियोफोन एक यंत्र है जिसे सुनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, लघु पथन शॉर्ट सर्किट के दौरान परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अत्यधिक परिपथ में जो धारा होती है यानी करंट सडन बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। और जब करंट बढ़ जाएगा तो हीट जनरेटेड का ये फॉर्मूला होता है H=I² होता है। अब जब करंट ये बढ़ गया, सडन बढ़ गया सर्किट में, तो हीट जनरेटेड सडन बढ़ जाएगा, इसीलिए आग लग जाता है शॉर्ट सर्किट से। नेक्स्ट, भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है, तो स्फेरिकल शेप का हो जाता है यानी गोल हो जाता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? तो प्रकाश के वेग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाला जो फार्मूला होता है वो होता है μ होता है c/v। c/v, c क्या है? लाइट का स्पीड है। v क्या है? किसी मीडियम में लाइट का स्पीड है। c जो है एयर में कहिए या वैक्यूम में यानी निर्वात में लाइट का स्पीड है, और v क्या है? मीडियम में लाइट का स्पीड है। यहाँ से यदि हम v का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा c/μ, यानी प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम होगा उसमें लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें लाइट का स्पीड सबसे कम होगा। तो निर्वात का लगभग 1, निर्वात में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता ही है, हवा में भी लगभग 1 होता है। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5 होता है। और जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33 होता है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन चारों ऑप्शन में किसका है? कांच का है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड सबसे कम होगा। तो किस में लाइट का स्पीड सबसे कम होगा? कांच में सबसे कम होगा, ग्लास में सबसे कम होगा, इस दिए गए ऑप्शंस में से। सो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकाश की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? लाल की, हरा की, पीला की या बैंगनी की? तो
तो आप विबजियोर का नाम सुने होंगे। क्या होता है विबजियोर? विब जी ओ र, विबजियोर। तो इस तरीक़ा से हम देखें नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ता है, यानी लेमडा यहाँ पे बढ़ रहा है। सबसे कम लेमडा वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट कलर का होता है। अब देखिए ई का फार्मूला जो होता है एनर्जी का होता है वो क्या होता है? एच सी बाई लेमडा। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी क्या है? लाइट का स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्घ्य है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वायलेट कलर का होता है, यानी वेवलेंथ का वैल्यू वायलेट कलर के लिए सबसे कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ का वैल्यू सबसे कम होगा उसी के लिए तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी ना। तो निम्नलिखित में से प्रकाश की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है तो किसकी होगी? इस दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए ऑप्शंस में से ही छोड़िए, जो विजिबल 7 कलर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो बैगनी कलर की होती है, वायलेट कलर की होती है। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी नेटल लीफ की पत्तियों द्वारा स्त्रावित होता है जिसे पीड़ादायक जलन होती है? तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसको मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है HCOOH। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? HC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ O देन H। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, हीटर के तार किससे बने होते हैं? तो हीटर के तार निकिल एंड क्रोमियम से मिल करके बने हुए एक मिश्र धातु यानी एल्वाय नाइक्रोम से बना होता है। नाइक्रोम है, नाइक्रोम। तो नाई से निकिल हो गया और क्रोम से क्रोमियम हो गया, यानी दो मेटल्स का ये मिश्र धातु है निकिल एंड क्रोमियम। इसमें निकिल जो होता है वो होता है 80%, 80% निकिल होता है, 20% क्रोमियम होता है। इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज इसलिए किया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एक तो हाई होता है, जब करंट इससे फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने की वजह से इस फार्मूला से हीट जनरेट होता है, I²RT से हीट जनरेट होता है। तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हीट ज़्यादा जनरेट करेगा, तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट ज़्यादा जनरेट करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ये गलता नहीं है जल्दी से। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मोनाजाइट रेत नामक खनिज में निहित रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है? तो वो थोरियम होता है, राइट ऑप्शन बी है। थोरियम, जिसे भारत के सामरिक परमाणु ईंधन के रूप में भी जाना जाता है, रेत में मोनेजाइट नामक खनिज में निहित एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। परमाणु ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10.7 मिलियन टन मोनेजाइट रेत भारत में उपलब्ध है। भारत में मुख्य उत्पादन क्षेत्र जो है वो है केरल, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसको समझिए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देखिए, ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें 2 लेयर्स होते हैं। अंदर वाले लेयर को कहा जाता है कोर, अंदर वाला जो हो गया वो हो गया कोर, और बाहर वाले को क्या कहा जाता है? बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है, CLADDING, क्लैडिंग। तो कोर एंड क्लैडिंग होता है इसमें। अब मान लीजिए कोई लाइट रे इसमें से पास कर रही है, लाइट रे यहाँ से जब आकर के इसमें अंदर पास करती है, यहाँ पे आती है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे कोई भी लाइट रे इंसिडेंस करती है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये है ट्रांसपेरेंट, ये बाहर जाने की अपेक्षा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ। तो फिर इस सरफेस पे आएगी तो ये भी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा इस ऐसे, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर
यहाँ से ये सिग्नल बाहर निकल जाएगी जहाँ पे पहुँचाना है हमें। मान लीजिए यहाँ से हमें दिल्ली एक सिग्नल भेजना है, तो ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया, सिग्नल को यहाँ से इंटर कराया और वहाँ दिल्ली में जाकर के ये सिग्नल निकल गया यहाँ से। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं? तो एक्सरे पे कोई ऋण आवेशित या धन आवेशित कण नहीं होते हैं, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। अल्फा कण अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मतलब हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल देते हैं तो अल्फा पार्टिकल उसी को कहा जाता है, हीलियम के न्यूक्लियस को। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बीटा कण पे नेगेटिव चार्ज होता है, बीटा माइनस, यानी ये इलेक्ट्रॉन ही होता है, इमिट होता है। गामा किरण, गामा तो एक रेडिएशन है, इस पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, नो चार्ज। तो ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? बीटा कण पे होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सबसे अधिक किस गैस की उपस्थिति है? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है पूरे यूनिवर्स में? तो वो है हाइड्रोजन, राइट ऑप्शन सी होगा। ब्रह्मांड में 3/4 भाग हाइड्रोजन है, 3/4 भाग हाइड्रोजन है, जबकि 1/4 भाग जो है वो हीलियम है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, लेकिन अर्थ क्रस्ट के अंदर 46.6% ऑक्सीजन है। इस डाटा को भी याद रखें। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है पूरे यूनिवर्स में? हाइड्रोजन है। सूर्य के अंदर भी तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, यानी हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है, रेडिएशन, लाइट वहाँ से निकल करके आता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? तो चूना पत्थर का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, LPG सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो LPG सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरी गई है, यानी LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में अपना कोई गंध नहीं होता है, वो गंधहीन गैस होती है। रिसाव होने से लोगों को पता चल जाए, इसके लिए उसमें एक और केमिकल एलिमेंट मिलाया जाता है जिसका नाम है इथाइल या इथिल मर्केप्टन, जिसका फार्मूला होता है C2H5SH, C2H5SH इसका फार्मूला होता है, जिसको इथिल मर्केप्टन कहिए या इथाइल मर्केप्टन कहा जाता है। जब गैस का रिसाव होता है तो इसी गैस की गंध की वजह से पता चल जाता है कि सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्बन अपरूपों में कौन से विद्युत के सुचालक हैं? तो कार्बन के जो 3 एलोट्रोप्स होते हैं, कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। उसमें से ग्रेफाइट ही है जिसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ओनली ग्रेफाइट होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। और इस फ्लोरीन का शेप कैसा होता है? फुटबॉल के शेप का होता है ये। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की अपरूपता क्या संकेत करती है? अपरूपता क्या? तो अपरूप क्या होते हैं? जैसे अभी 3 एग्जाम्पल्स हमने दिया, वहाँ पे देखा 3 एग्जाम्पल कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, वो तीनों ही कार्बन के ही एलोट्रोप हैं, तो उनका जो एलिमेंट है वो कार्बन ही है, यानी कार्बन के एटम्स ही उसमें मौजूद है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है कार्बन का, और किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो जाएगी, लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चंस के एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं इस चीज़ को। क्या है उसमें? जैसे यदि हम देखें डायमंड, तो डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। लेकिन फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फुटबॉल के शेप का होता है। तो तीनों का स्ट्रक्चर यानी फिजिकल स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। दूसरी बात यह है कि फ्लोरीन एंड डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तीसरी बात यह है कि
ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, हाथ से मसल सकते हैं उसको, उसके लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप करते हैं, लेकिन डायमंड हार्ड मटेरियल है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम उसमें मौजूद होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पदार्थ का रासायनिक गुण समान होता है तथा भौतिक गुण असमान होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची 1 को उपयुक्त सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अचार में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो अचार में जो पाया जाता है एसिटिक एसिड पाया जाता है, यानी ए का 2 होगा। दूध का खट्टापन किसकी वजह से आता है? लैक्टिक एसिड की वजह से आता है, यानी बी का 3 से मैच होगा। सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेव में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, यानी सी का जो मैच होगा वो 4 से होगा। सोडा वाटर में कौन सा एसिड होता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है। अचार में एसिटिक एसिड, दूध का खट्टापन लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, सेव में जो होता है मैलिक एसिड होता है, और सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है। तो कौन सा मैच कर रहा है? यहाँ पे सी मैच कर रहा है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्य रूप से युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। मतलब ये रहा कि सीएनजी में क्या पाया जाता है मुख्य रूप से तो सीएनजी में मीथेन पाया जाता है मुख्य रूप से। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, राइट ऑप्शन ए होगा CH4। और एलपीजी में क्या पाया जाता है? प्रोपेन पाया जाता है, C3H8, एंड ब्यूटेन पाया जाता है C4H10, यानी प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर जो होता है वो एलपीजी होता है। और सीएनजी में क्या पाया जाता है? मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। अब देखिए, मीथेन में 1 कार्बन है और इधर 3 एंड 4 कार्बन है, कौन सा ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करेगा? तो निश्चित रूप से एलपीजी ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करेगा सीएनजी के कंपैरिजन में। तो सीएनजी जो है कम पोल्यूशन जनरेट करता है, इसलिए प्रेफरेंस सीएनजी का दिया जाता है व्हीकल्स में। सो राइट ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। ये कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है क्या आपको पता है? नेचुरल रेन के ही बारे में सोचिए, कैसे नेचुरल रेन होता है? सबसे पहले जो वाटर वेपर में बन करके ऊपर जाता है, ऊपर टेम्परेचर कम होने की वजह से उसका कंडेंसेशन होता है। लेकिन कंडेंसेशन होने के लिए, यानी बादल बनने के लिए धूल कण का होना जरूरी है। धूल कण का क्यों होना जरूरी है? एक हाइग्रोस्कोपिक यानी आर्द्रताग्राही न्यूक्लियस का होना जरूरी है, जिसके चारों तरफ वाटर वेपर इकट्ठे हो जाए और बादल बन जाए। बादल बनने के बाद में उसका कंडेंसेशन हो और वर्षा के बूंदों के रूप में वो नीचे आए। तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक यानी आर्द्रताग्राही न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करता है। आर्द्रताग्राही न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करता है मतलब ये रहा कि ये मॉइस्चर को, वाटर वेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कंडेंसेशन करने के लिए, बादल बनाने के लिए, कंडेंस्ड करने के लिए ये एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है एवं न्यूट्रॉन की संख्या 14 है तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो देखिए, कोई भी परमाणु, कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का क्या मतलब हुआ? जितने पॉजिटिव चार्ज उसमें होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो मतलब ये रहा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 दी गई है, तो मतलब प्रोटॉन कितना हो गया? 13 हो गया, 13 हो गया। न्यूट्रॉन कितना दिया गया है? न्यूट्रॉन दिया गया है 14। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आता है 13 दूना 26 1 27 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आता है, जिसको मास नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास नंबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो फ्रक्टोज भी एक ग्लूकोज ही होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा वहीं फ्रक्टोज का फॉर्मूला होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही होगा। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? बाह्य कारकों में शामिल कौन सा नहीं है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? आंतरिक कारक एवं बाह्य कारक। आंतरिक कारक में कौन कौन से आते हैं? आंतरिक कारक में पौधे की आकृति, पौधे की आयु, पत्तियों का विन्यास, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की मात्रा आदि आते हैं। और बाह्य कारकों में क्या आते हैं? प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ताप एवं जल प्रमुख हैं। तो आंतरिक कारक है क्लोरोप्लास्ट, बाह्य कारक नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड में मौजूद एक प्रकार का फैट होता है। इसकी अधिकता हो जाने से इसका अमाउंट बढ़ जाता है ब्लड में, तो हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, यानी हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हो जाती है। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह एक फैट है, वसा है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, वैसे पौधे जो शुष्क जलवायु में विशेषतः होते हैं कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। शुष्क जलवायु प्रदेश में जो पौधा अनुकूलित होते हैं उसे जीरोफाइट कहा जाता है। उदाहरण हम ले सकते हैं इसका कैक्टस, यूफोरबिया, एलोवेरा, कैपारिस, ओपंटिया इत्यादि। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में विद्यमान तत्वों में सर्वाधिक कौन सा है? कौन है? मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व होते हैं जो लगभग द्रव्यमान का 99% हैं। ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% एंड फास्फोरस 1.1% होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है 65%। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? स्टोर कहाँ होता है? तो ये लीवर में होता है, यकृत में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मानव मधुमेह, डायबिटीज से ग्रसित हो जाता है? तो डायबिटीज से ग्रसित होने का मात्र एक कारण है इसका, कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है पैंक्रियाज द्वारा स्त्रावित होता है, वह ब्लड में शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है। तो जिसके भी शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कम हो रहा है उसके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर नियंत्रित नहीं हो पाएगा और उसी से डायबिटीज़ हो जाएगा। तो कारण क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह अंतःस्त्रावी एवं बहिःस्त्रावी दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है, ये सत्य है। बहिःस्त्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी स्त्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, ये भी सही है। बहिःस्त्रावी भाग से अम्लीय अग्नाशयी स्त्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, ये गलत है। अग्नाशय के अंतःस्त्रावी भाग से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है, ये सही है। अग्नाशय के बहिःस्त्रावी भाग से अम्लीय नहीं क्षारीय अग्नायी स्त्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्त्रावी भाग से इंसुलिन एवं ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। सो इसमें से गलत कौन सा है? सी ऑप्शन जो है गलत है, असत्य है। नेक्स्ट, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु का वहन कर सकते हैं? तो 4 ऑक्सीजन अणु का वहन कर सकते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो वो था चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833। राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य का दायित्व सौंपा गया। इससे पूर्व 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन चाय एवं चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को बना रहने दिया गया था। इस प्रकार 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा ही कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चार्टर एक्ट 1833 बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है? धन विधेयक नहीं, वित्त विधेयक नहीं, अनुदान विधेयक नहीं, विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। राइट ऑप्शन सी होगा। संविधान का अनुच्छेद 266 यानी आर्टिकल 266 में संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड के बारे में चर्चा की गई है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे? तो सरदार पटेल थे। ए का 2 मैच हो रहा है सही। संघ शक्ति समिति के चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बी का 1 मैच कर रहा है। भाषाई प्रांत आयोग के चेयरमैन कौन थे? एस के धर थे। एक बात और याद रखिए, एस के धर संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। कार्य संचालन समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी थे। तो ये डी का 4 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हो रहा है? यहाँ पे डी मैच हो रहा है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राइट ऑप्शन ए है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को ग्रहण किया गया है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के संविधान से उदेशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि भी ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? तो वो है, इस वर्ड को याद रखिए आप, AMTM। ए से असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में दिया गया है। किस अनुसूची में? 6th शेड्यूल में दिया गया है। 5th शेड्यूल में क्या दिया गया है? 5th शेड्यूल में भी यही दिया गया है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ही दिया गया है, लेकिन इन 4 को छोड़ करके बाकी के बारे में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कौन सा ऑप्शन? बी सही हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो भारत की जनता है। भारत की जनता ही अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस समिति आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी? तो फजल अली आयोग ने की थी। राइट ऑप्शन सी है। स्वतंत्रता के बाद भारत के राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न आयोग समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा द्वारा नवंबर 1947 में न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग का गठन किया गया। धर आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया समिति ने भी यानी JVP समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया था। 22 दिसंबर 1953 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी। आयोग ने पंजाब तथा बम्बई, अब जिसको मुंबई कहा जाता है, को छोड़कर अन्य राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की अनुशंसा कर दी। आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित क्षेत्रों की स्थापना की सिफारिश की थी। आयोग की सिफारिशों को सरकार के द्वारा वर्ष 1956 में स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लेखित कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो सिर्फ नागरिकों को जो प्राप्त है वो है 15, 16, 19, 29 तथा 30, यानी आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी आर्टिकल 20, 21, 22 एंड 24 यानी अनुच्छेद 20, 21, 22 तथा 24 ये नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। राइट ऑप्शन बी होगा।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट किसके थ्रू बनाया गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत बनाया गया। इसी अवधारणा को विस्तार देने के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 पास किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राइट ऑप्शन सी होगा। राज्य स्तर पर किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। और इस रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, PAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित समितियों के गठन का सही क्रम है? तो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी, GVK राव समिति 1985 में बनाई गई थी, LM सिंघवी समिति 1986 में बनाई गई थी, PK थुंगन समिति 1988 में बनाई गई थी। सबसे पहले कौन समिति बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति, देन अशोक मेहता समिति, देन GVK राव समिति, देन LM सिंघवी समिति, देन PK थुंगन समिति। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74(1) क संविधान में जोड़ा गया? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। राइट ऑप्शन सी है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ये जोड़ा गया। इसमें प्रावधान क्या किया गया है? इसके द्वारा केंद्र एवं राज्य की मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित किया गया। कैसे सीमित किया गया? केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्रमशः लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यानी मंत्रियों की जो संख्या होगी कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये प्रावधान किया गया है 74(1)A में। किसके थ्रू? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया। इस अधिवेशन को कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। UPSC में ये पूछा गया था कि इसमें विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? संविधान का अनुच्छेद 108 में संसद दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक पर यदि दोनों सदनों में कोई गतिरोध है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। पहला वर्ष 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर, दूसरा वर्ष 1978 में बैंक सेवा आयोग विधेयक पर और तीसरा वर्ष 2002 में पोटा पर बुलाया गया था। रेस्ट्रिक्शन ये है इसमें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए एंड मनी बिल के लिए ये ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। बाकी साधारण विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है। राज्यसभा या लोकसभा में किसी प्रकार का गतिरोध हो तो राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। राइट ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से अफ्रीका के किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको बता दूं, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। मकर रेखा 5 देशों से होकर के गुजरती है, विषुवत रेखा 6 देशों से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा 7 देशों से होकर के गुजरती है। यानी तीनों रेखाएं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। मकर रेखा अफ्रीका के मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना एवं नामीबिया देश से होकर के गुजरती है। 5 देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? वो देश हैं मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना एवं नामीबिया। मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना एवं नामीबिया। जिम्बाब्वे से होकर के ये नहीं गुजरती है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पठार एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है?
पेरू का पठार स्थित है, बोलीविया का भी पठार है, इक्वाडोर का भी पठार है। गुयाना का पठार जो है एंडीज पर्वत श्रेणी पे स्थित नहीं है। गुयाना का पठार पूर्वी उच्च भूमि का भाग है जो गुयाना एवं ब्राज़ील में स्थित है। सो कौन सा नहीं है? गुयाना का पठार नहीं है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, इसके बाद आता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? खामसीन के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो चीन है, राइट ऑप्शन बी है। विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद वियतनाम एवं रूस में होता है। फिर रिपीट करता हूँ, सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद वियतनाम एंड देन रूस में होता है। भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। टंगस्टन के अलावा चीन कोयला, सोना, अभ्रक एवं कैडमियम इत्यादि का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करता है? भारत की स्थलीय सीमा के आधार पर सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ संलग्न है। सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा शेयर करते हैं। कौन कौन सी? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। मणिपुर नहीं शेयर करता है बॉर्डर, सो राइट ऑप्शन डी होगा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम करते हैं, मणिपुर नहीं करता है। नेक्स्ट, इनमें कौन सी पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित नहीं है? कच्छ की पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है, गिरनार की पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है, मंदार की पहाड़ी बिहार के बांका जिला में है, राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है। तो ये गुजरात में नहीं है, दोनों मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, ताप्ती नदी का मुहाना किस सागर में खड़ी है? खाड़ी में है। किस सागर में या खाड़ी में है? तो खंभात की खाड़ी में है, राइट ऑप्शन सी है। ये खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट, इनमें से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा की संज्ञा दी जाती है? तो छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित जो चित्रकूट जलप्रपात है, इसी को भारत के न्यागरा की संज्ञा दी जाती है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा नगर जनगणना 2011 के अनुसार मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो बेंगलुरु नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी है। वैसा नगर जिसकी कुल जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है उसे मेगा सिटी कहा जाता है। मेगा सिटी किसको कहा जाता है? जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो, वैसे महानगर जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 3 नगर मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाला नगर महानगर के अंतर्गत आता है। बिहार में एकमात्र महानगर पटना है। नेक्स्ट, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या के मामले में द्वितीय स्थान किस राज्य का है? बिहार का है, राइट ऑप्शन ए है। प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। भारत में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार 16.44 करोड़ है, 16.44 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 13.59% है, यानी 13.59% है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, 3.01 करोड़। उसके बाद बिहार में है 1.91 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में अवस्थित है? तो पश्चिम चंपारण में उदयपुर अभ्यारण्य अवस्थित है एवं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। गोगाबिल कहाँ है? ये कटिहार में है। कांवर झील कहाँ है? ये बेगूसराय में है। तो 2 पश्चिम चंपारण में है, उदयपुर अभ्यारण्य एवं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से गंगा में मिलती है? कर्मनाशा नदी सीधे गंगा में आकर के मिलती है, राइट ऑप्शन डी होगा। ये गलत है, मेची भी नहीं मिलती है डायरेक्ट, मुहाने भी नहीं मिलती है। कमला नदी कोसी नदी में मिल जाती है। मेची कोसी नदी में, मोहने एवं निरंजना मिलकर फल्गु नदी का निर्माण करती है। कर्मनाशा ही एक ऐसी नदी है जो सीधे आकर के गंगा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? चौसा के निकट मिलती है। नेक्स्ट, बिहार के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पूर्वी जिला जो है वो किशनगंज है। सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है? कैमूर है।
तो सबसे पूर्वी किशनगंज, सबसे पश्चिमी कैमूर, राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। बिहार के 7 जिले नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, 8 जिले उत्तर प्रदेश एवं झारखंड से करते हैं, 3 जिले पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया है, पूर्वी जिला किशनगंज है, पश्चिमी जिला पश्चिम चंपारण है। गंगा नदी बिहार के ठीक बीचों बीच से होकर के प्रवाहित होती है, कितने जिलों से, 12 जिलों से होकर के यह गुजरती है। नेक्स्ट, अभ्रक का उत्पादन बिहार के किस जिले में नहीं होता है, कैमूर में नहीं होता है, राइट ऑप्शन बी है। बिहार के गया, नवादा, मुंगेर एवं जमुई, गया, नवादा, मुंगेर एवं जमुई, इन जिलों में अभ्रक का उत्पादन होता है, कैमूर में नहीं होता है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के प्रथम 3 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना जिला का है, उसके बाद पूर्वी चंपारण जिला का है, उसके बाद मुजफ्फरपुर का है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है किशनगंज में 971 है, सबसे कम कहाँ है, वैशाली में है, 904 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है, 935 है। बिहार में लिंगानुपात कितना है, 918 है। शीर्ष सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, गोपालगंज का है 1021। सबसे न्यूनतम कहाँ का है, मुंगेर का है 876। नेक्स्ट, किसने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ इंडिया के साथ बच्चों पर जोर देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर साझेदारी की है, नीति आयोग ने किया है, राइट ऑप्शन बी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों पर केंद्रीय सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब द्वारा भारत में विभिन्न समुदायों के युवा बच्चों को खुला मंच प्रदान करने के लक्ष्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, गन्ना का उचित व लाभप्रद कीमत FRP, फेयर एंड रीन्यूमरेटिव प्राइस का अनुमोदन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो अनुमोदन जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है, राइट ऑप्शन सी है। उचित एवं लाभप्रद कीमत की सिफारिश कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP द्वारा किया जाता है तथा अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, 2021-22 में FDI को सबसे ज़्यादा किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक ने प्राप्त किया है, उसके बाद महाराष्ट्र है, तो राइट ऑप्शन सी है। यहाँ पे जितना भी FDI भारत में आया है उसका 38% कर्नाटक में गया है, उसके बाद में 26% महाराष्ट्र में गया है। टॉप पे कौन सा है, कर्नाटक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित है, व्यय विभाग ये भी संबंधित है, सार्वजनिक उद्यम विभाग ये भी संबंधित है, हाल ही में जोड़ा गया है, आर्थिक मामलों का विभाग ये भी संबंधित है, राजस्व विभाग ये भी संबंधित है, ये चारों इससे संबंधित है। 6 विभाग हैं किसके अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। कौन कौन से, आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, निवेश व सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, ये 6 हैं जिसमें से 4 यहाँ पे दिया गया है। सो इसमें से सभी सही है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, समावेशी समृद्धि का संबंध निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना से है, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों से ही है, तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ई। 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी समृद्धि के विचार पर जोर देती है, जबकि 12वीं योजना का थीम था तीव्रतर, सतत एवं समावेशी समृद्धि, तो दोनों ही में है समावेशी समृद्धि, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, लघु उद्योग से संबंधित आबिद हुसैन समिति है, ये सही है। बैंकिंग सुधार से संबंधित जो है नरसिंहम समिति है, ये भी सही है। महाजन समिति जो है चीनी उद्योग से संबंधित है, ये भी सही है। सत्यम समिति जो है वस्त्र नीति से संबंधित है, ये भी सही है। चारों जो है करेक्टली मैच्ड हैं, तो सभी सही है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, सुपर 301 का संबंध किस देश से है, सुपर 30 के जैसा सुपर 301 301, तो ये है अमेरिका से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए होगा। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है।
नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने फोकस क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं? तो 7 प्रस्तुत किए गए हैं। राइट ऑप्शन ए है। ये हैं कौन कौन से? पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्त पोषण। ये 7 हैं फोकस क्षेत्र। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, बिल्कुल सही है। ऋण देने वाले को लाभ होता है, ऋण देने वाले को लाभ नहीं, हानि होती है, तो ये तो सही नहीं है, ये गलत है। ऋण देने वाले को, ऋण लेने वाले को लाभ होता है, ये सही है। ऋण लेने वाले को लाभ होता है, ऋण देने वाले को लाभ नहीं होता है, घाटा होता है, ये गलत है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, ये भी सही है। जब महंगाई बढ़ती है तो रुपयों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। इस कारण से जो ऋण देने वाला होता है, जो लोन देने वाला होता है, उसको हानि होती है, ऋण लेने वाले को लाभ होता है। सो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? असत्य कौन सा कथन है? सी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किस समिति के सिफारिश के आधार पर 1987 के बाद नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना को रोक दिया गया? केलकर समिति के सिफारिश पे। राइट ऑप्शन बी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। सिक्किम और गोवा को छोड़कर सभी राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। 1987 के बाद केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर नए ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद कर दी गई है। नेक्स्ट, सभी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र का प्रचलन कब से शुरू हुआ? 1996 से। सभी नोटों पे 1996 से शुरू हुआ था। राइट ऑप्शन बी है। 1987 में 1987 में सबसे पहले 500 के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र का प्रचलन हुआ। उसके बाद में 1996 में सभी नोटों पर आ गए महात्मा गांधी जी। तो सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, नालंदा परियोजना का संबंध किससे है? तो यह अल्पसंख्यक मंत्रालय से है। राइट ऑप्शन सी होगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2014 में अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नालंदा परियोजना का शुभारंभ किया था। तो किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट, बिहार में जेंडर बजट की शुरुआत कब हुई? तो 2008-9 से हुई थी। राइट ऑप्शन सी है। बाल बजट की शुरुआत कब हुई थी? 2013-14 से हुई थी। आर्थिक समीक्षा, बिहार में आर्थिक समीक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 2006-7 से हुई थी। नेक्स्ट, बजट 2022-23 के अनुसार एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीक का उपयोग करके ई पासपोर्ट जारी करना कब से शुरू किया जाएगा? तो 2022-23 से शुरू किया जाएगा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से मौर्यकालीन सोने के बैल खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया है? तो कुम्हरार से प्राप्त किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार से मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल का अवशेष प्राप्त हुआ है। पुरातात्विक खुदाई के दौरान इस स्थान से सोने के बैलों के टुकड़े भी मिले जो मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश डालते हैं। इस स्थल से लकड़ी के मंच और मठ सह अस्पताल के साथ 80 स्तंभों वाले सभा कक्ष के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं। सो राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, पुरातात्विक खुदाई के दौरान किस प्राचीन स्थल पर धर्वंतरेह लिखा मिला है? तो ये भी कुम्हरार में ही मिला हुआ है, पटना के कुम्हरार में। राइट ऑप्शन ए है। बिहार टूरिज्म की वेबसाइट के अनुसार राजधानी पटना के कुम्हरार से खुदाई के दौरान मठ स अस्पताल मिला है। वर्तमान में कुम्हरार पार्क स्थित मठ स अस्पताल को आरोग्य विहार के नाम से जाना जाता है। यह मठ सह अस्पताल 4वीं से 5वीं सदी का माना जाता है। इस स्थल पर अंकित धर्वंतरेह के साथ एक छोटा सा बर्तन मिला है जो इस बात पर बल देता है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी ने यहाँ अस्पताल चलाया था। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों की कितनी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन किया गया है? 2 श्रेणियों का वर्णन किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो वो श्रेणियां हैं गतिशील और स्थिर गुप्तचर। इन गुप्तचरों को 9 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार गुप्तचरों का कार्य गुप्त सूचनाएं एकत्र करना और संदिग्ध व्यक्तियों को अप्रभावी बनाना था। तो श्रेणियां कितनी हैं? 2। और उप श्रेणियां कितनी हैं? 9। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? गतिशील और स्थिर।
नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इक्ता एक क्षेत्रीय अनुदान था, सही है। इक्ता धारक को मुक्ति कहा जाता था, ये भी सही है। राज्य की सेवा के बदले अधिकारियों को इक्ता भूमि दी जाती थी, ये भी सही है। मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था, ये गलत है। आय का स्वामी नहीं होता था, उसमें से अपना वेतन रख करके बाकी वो राज्य में दे देता था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इक्ता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने किया था। मुक्ति को इक्ता की आय वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह प्रशासनिक प्रमुख का कार्य भी करता था। मुक्ति राजस्व में से निजी वेतन और अपने द्वारा नियुक्त सैनिकों के वेतन के बराबर भाग को अपने पास रखकर शेष राशि को शाही खजाने में जमा कर देता था। वो उसका मालिक नहीं था, उसका स्वामी नहीं था। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी है, ये कथन गलत है। कौन मानता था कि भारतीय नस्ल शक्तिशाली द्वारा रौंदे जाने की इतनी आदि थी कि मानवता को उन्होंने सदा ही मानव कमजोरी का चिन्ह माना है? तो वो है लॉर्ड मैकाले। राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। वह गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसे लोक शिक्षा समिति का सभापति बनाया था। उसने अपने स्मरण पत्र में अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया गया। अपने संस्मरण में लॉर्ड मैकाले लिखता है कि भारत की अपनी स्वतंत्र सरकार नहीं हो सकती, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विकल्प के तौर पर उसके पास एक मजबूत, निष्पक्ष, निरंकुशवादी शासन हो सकता है। तो ऐसी सोच रखता था लॉर्ड मैकाले भारत के बारे में। नेक्स्ट, 1858-59 में औपनिवेशिक भारत में सरकार के राजस्व पर विचार कीजिए। सरकार की कुल आय का 50% भू राजस्व से प्राप्त होता था, ये सही है। अफीम पर शुल्क एवं नमक पर बिक्री कर आय का 24% होता था, ये भी सही है। आयकर, तटकर एवं उत्पाद शुल्क से आय 25% था, ये गलत है। तो कौन सा सही है? सही विकल्प कौन सा है? 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 राइट ऑप्शन ए होगा। 1858-59 ईस्वी में आयकर, तटकर एवं उत्पाद शुल्क का कुल राजस्व में हिस्सा 12% था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भू राजस्व 20% हो गया। आयकर, तटकर, उत्पाद शुल्कों तथा कर का हिस्सा 50% से अधिक हो गया। विश्व युद्ध के समय भारतीय सेना सरकार के राजस्व संसाधनों का 34% हिस्सा का उपभोग करती थी। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, राइट ऑप्शन बी है। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। महासचिव कौन थे इसके? जयप्रकाश नारायण थे। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। अन्य सदस्य कौन कौन से थे और मेंबर्स? राम मनोहर लोहिया थे, बसावन सिंह थे, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली आदि थे। नेक्स्ट, भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जहां गांधी और अन्य नेताओं का विरोध किया गया? तो कराची में किया गया था, राइट ऑप्शन सी है। डेट देख लेते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कराची का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 26 से 31 मार्च 1931 के बीच में आयोजित किया गया था। अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी जी उसमें कौन से कथन दिए हुए थे? गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट, पूना समझौता पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस पे बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर किए हुए थे। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस घोषणा के तहत दलितों को अल्पसंख्यक मानते हुए हिंदू से अलग कर प्रांतीय विधानसभा में 71 सीटें दी गई। इस घोषणा का गांधी जी ने विरोध करते हुए पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं के प्रयास से गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिस पर अम्बेडकर एवं मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। इसके अलावा प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों को 147 सीटें आवंटित की गई थी।
नेक्स्ट, लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित पूर्ण स्वराज का निम्न में से क्या सही अर्थ था? पूर्ण स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेटस, विदेश में वित्त मामलों को छोड़कर स्वतंत्रता नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता उसका मतलब था। ओनली वन सही है, ए ऑप्शन सही होगा। अगले साल यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस भी मनाई गई थी, तब से हर साल मनाई जाने लगी। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार माइकल ओ डायर की हत्या कब और कहाँ हुई थी? तो लंदन में 1940 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? उधम सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर था? लखनऊ में था, राइट ऑप्शन सी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना कब इसमें शामिल हुए? 1913 में शामिल हुए थे। नेक्स्ट, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किन दो प्रांतों के रूप में किया गया? तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में किया गया, राइट ऑप्शन सी है। इसकी घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को की गई थी। ये बीपीएससी में पूछा गया है। प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसे भी याद रखें। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा में थी, राइट ऑप्शन बी है। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी, राइट ऑप्शन ए है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन एक शामिल नहीं था? कालिदास शामिल थे, धन्वंतरी भी शामिल थे, बराहमिहिर शामिल थे, हरिसेन शामिल नहीं थे। हरिसेन गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नवरत्न जो थे वो थे शंकु, शपड़क, बरूसी, बेताल भट्ट, हट्टकरपर और अमर सिंह। ये तो 3 थे ही, 9 हो गए। तो शामिल कौन नहीं थे? हरिसेन नहीं थे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, प्रथम संगम की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? अगस्त ऋषि ने की थी, राइट ऑप्शन बी है। प्रथम संगम हुआ कहाँ था? मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम का अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि एवं तोलकापियर थे। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? नकीरर थे। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी था, राइट ऑप्शन बी है। अल-बरूनी इतिहासकार के साथ साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म का ज्ञाता था। अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी की प्रसिद्ध रचना तहकीके हिंद है। अल-बरूनी के समकालीन विद्वान जो थे वो थे उतबी, बैहाकी, उजारी, तुसी एवं उनसरी। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, राइट ऑप्शन सी है। अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल करने वाला प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन ने चराई, घर एवं झोपड़ी कर भी लगाया था। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर 50% थी। अलाउद्दीन ने दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है? गुरु अंगद को माना जाता है, राइट ऑप्शन ए है। गुरु अंगद गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी, राइट ऑप्शन बी है। गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी। हुमायूंनामे में बाबर एवं हुमायूं का इतिहास के बारे में बताया गया है, उस इतिहास दर्ज है उसमें। हुमायूंनामा की रचना अकबर की सलाह पर की गई थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। शाहनामा की रचना इनायत खां ने की थी। तो ये थे कुछ नामा। नेक्स्ट, दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था, किसे प्राप्त हुआ था? निजाम उल मुल्क आसफ जाह को प्राप्त हुआ था, राइट ऑप्शन डी है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। औरंगजेब के बाद के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह 1722 से 1724 तक मुगल साम्राज्य का वजीर भी था। नेक्स्ट,
पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया गया द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा था? बम्बई था, राइट ऑप्शन सी है। वर्ष 1662 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की। शादी में दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बम्बई द्वीप को ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया। नेक्स्ट, इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी इसकी दया का मोहताज हो गया। ये कौन सा युद्ध था? 1764 में हुए बक्सर युद्ध ने, राइट ऑप्शन बी है। 1764 में बक्सर में हुए युद्ध के विषय में उपयुक्त कथन कहा गया है। इस युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, बंगाल के पूर्व नवाब था, कि संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया था। इस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की सेना की स्थिति क्या होती थी? तो उसे भंग कर दी जाती थी, राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड ब्लेजली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 रहा, ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों की सेना भंग कर दी जाती थी। राज्य में ब्रिटिश सेना रखी जाती थी, जिसका खर्च राज्यों को वहन करना होता था। इसके साथ ही राज्यों की बाहरी मामलों में प्रभुता समाप्त हो जाती थी। सबसे पहले सहायक संधि को 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट, इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिए। अब भारत सरकार को कंपनी के शेयर होल्डरों को उनकी पूंजी पर 10.5% लाभांश भी देना होता था। वो कौन सा एक्ट था? 1833 का चार्टर एक्ट था, राइट ऑप्शन डी है। 1833 के चार्टर एक्ट से चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त भी कर दिया गया था। वर्ष 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधियों का प्रथम महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। नेक्स्ट, भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, राइट ऑप्शन ए है। लॉर्ड डलहौजी के अन्य कार्य जो हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी जान जाते हैं हम। 1853 में रेल सेवा का प्रारंभ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के मध्य प्रथम तार सेवा की शुरुआत भी इन्हीं के काल में हुई थी, कार्यकाल में। 1853 में पेशवा के पेंशन की समाप्ति भी कर दी गई थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, इन्हीं के कार्यकाल में। हड़प की नीति का जन्मदाता भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष तक भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज की सभी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे? तो 1853 तक, राइट ऑप्शन सी है। वर्ष 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक द्वारा ही भारत की नागरिक सेवा की नियुक्तियां की जाती थी। ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि अब नागरिक सेवा में सारे प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा किए जाएंगे। इस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। भारतीय नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस को इस्पात का चौखट भी कहा जाता था। नेक्स्ट, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है, राइट ऑप्शन डी है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक की रचना भी की थी। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की और मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता आदि कुरीतियों का विरोध भी किया। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी? इब्राहिम लोदी ने की थी, राइट ऑप्शन डी है। 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सड़की एवं बंगाल के हुसैनशाही शासकों के बीच बिहार पर अधिकार के लिए लंबा संघर्ष चला। आगे चलकर जौनपुर पर दिल्ली का अधिकार हो जाने के बाद दिल्ली एवं बंगाल के मध्य संघर्ष चला। अंततः दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी ने 1504 ईस्वी के आसपास बंगाल के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल एवं बिहार की सीमा रेखा के रूप में निर्धारित कर दिया था। नेक्स्ट,
जॉब चारनाक को अंग्रेजों ने पटना स्थित फैक्ट्री का प्रधान किस वर्ष नियुक्त किया था? 1664 में किया था। राइट ऑप्शन डी है। अंग्रेजों ने 1651 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। जॉब चारनाक को 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। वह इस पद पर 1680-81 तक रहा था। नेक्स्ट, अन्याय से पीड़ित लोगों की आह परमात्मा तक का आसन डुला देती है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, अन्याय से पीड़ित लोगों की आह परमात्मा तक का आसन डुला देती है। प्रताप समाचार पत्र का यह लेख किससे संबंधित है? तो यह लेख जो है चंपारण के किसानों से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी है। उपर्युक्त कथन प्रताप समाचार पत्र में 13 मार्च 1917 को चंपारण के किसानों के लिए लिखा गया था। प्रताप का प्रकाशन कानपुर से होता था। इससे पूर्व जनवरी 1916 में प्रताप प्रेस से प्रार्थना नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। इसमें चंपारण के 19 लाख किसानों एवं रैयतों का हृदय विदारक वर्णन था। सो राइट ऑप्शन सी है, यहाँ पे चंपारण के किसानों से संबंधित था। नेक्स्ट, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ में थी। राइट ऑप्शन ए है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला स्थित बिहार शरीफ में थी। इस राज्य और इसकी तत्कालिक राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा। बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ओदंतपुरी महाविहार यहाँ स्थित था। तुर्कों ने इस नगर को अर्जे बिहार यानी बिहारों की भूमि कहा है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अत्यंत बहादुरी और आन से लड़ने वाले उस बूढ़े राजपूत की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। यह किस इतिहासकार का कथन है? यह होम्स का कथन है। राइट ऑप्शन ए है। उपर्युक्त कथन इतिहासकार होम्स का है। 1857 के विद्रोह में बिहार के सर्वप्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह भोजपुर के जगदीशपुर के राजा थे। उन्होंने कई युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किया। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया था। बिहार में 23 अप्रैल को कुंवर सिंह की याद में विजयोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनी बेसेंट ने 2 बार पटना की यात्रा की थी? 1918 में उन्होंने 2 बार पटना की यात्रा किया था। राइट ऑप्शन बी है। 1916 ईस्वी में भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास एवं बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में होम रूल की स्थापना हुई थी। वर्ष 1918 में एनी बेसेंट का 2 बार पटना आगमन 18 अप्रैल और 25 जुलाई को होम रूल आंदोलन को दिशा प्रदान करने के संबंध में हुआ था। इन यात्राओं के दौरान एनी बेसेंट ने बिहार होम रूल लीग के सदस्यों के साथ संवैधानिक सुधारों संबंधी प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया था। दोस्तों, तो इस तरह से मैंने पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 4 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन रहा। ये सारे क्वेश्चन आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में काफ़ी हद तक आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट के साथ।